नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच। इसलिए हम आपके साथ आज लेकर आए हैं पूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर, जैसे हमने आपको बताया। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी। अब ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी पर जब लिया एक्शन, तो कांग्रेस करने लगी है सड़कों पर प्रदर्शन। अब सवाल उठता है कि क्या सोनिया और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के डर से कांग्रेस सड़कों पर उतरकर दबाव बना रही है? लेकिन इससे पहले बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या है ईडी की चार्जशीट, और क्या सही में गांधी परिवार ने किया है चीट? क्या ईडी के शिकंजे में बुरी तरह से फंस गए हैं सोनिया, राहुल और रॉबर्ट? आज हम आपको नेशनल हेराल्ड घोटाले का पूरा सच बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या था सिर्फ 50 लाख देकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जे का प्लान। साथ ही आपको बताएंगे नेशनल हेराल्ड का वो विवादित इतिहास जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। आज हम आपको बताएंगे कि आजादी के ठीक बाद नेहरू के जमाने में कैसे नेशनल हेराल्ड के नाम पर एक महाराजा से मांगी गई थी रिश्वत। साथ ही आपको बताएंगे कि जो राहुल गांधी बात बात पर अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं, उन्हें यह पता ही नहीं है कि कैसे टाटा और बिरला के पैसों पर पलता था नेशनल हेराल्ड। तो आज जैसे कई राज खुलेंगे, तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी पर चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, तो कांग्रेस इस पर आग बबूला हो गई। और उसके बाद आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं दिल्ली के अलावा पटना, रांची, वाराणसी समेत कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम जमीन घोटाले के मामले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। आज लगातार दूसरे दिन प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोहपुर जमीन घोटाले के बारे में लंबी पूछताछ हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी भी पति वाड्रा के साथ मौजूद थीं और पूछताछ के दौरान वो वेटिंग रूम में बैठी रहीं। इससे पहले कल भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से कई घंटे तक पूछताछ की थी। ये दोनों मामले सीधे तौर पर देश के सबसे प्रमुख राजनीतिक परिवार गांधी परिवार से जुड़े हैं, और अब यह उनके लिए गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन मामलों में सत्ता, संपत्ति और राजनीति का गहरा खेल देखने को मिल रहा है। हम एक एक करके दोनों ही मामले का पूरा सच आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हेराल्ड मामले की, जिसे कांग्रेस पार्टी राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। लेकिन इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलग ही राग छेड़ दिया है। उन्होंने कांग्रेस को गलती ही याद दिला दी है कांग्रेस की। और नेशनल हेराल्ड मामले में प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी जले पर नमक छिड़क दिया अखिलेश ने। पहले आप सुनिए कि इस मामले पर कांग्रेस नेताओं और अखिलेश यादव ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे नेशनल हेराल्ड केस का आखिर क्या है पूरा सच। नेहरू गांधी परिवार ने 1930 से लेकर आज तक अपनी निजी संपत्ति देश को सौंपी है। कभी किसी भी पद पर रहते हुए उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए कोई निजी संपत्ति अर्जित नहीं की है, नियम कानून के अलावा। अब जो नेशनल हेराल्ड का प्रकरण लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेषकर मोदी जी ईडी, आईटी, सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई
तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। तो अखिलेश यादव जिस ईडी को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, उस ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े सभी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 अप्रैल को अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। ये कौन लोग हैं हम आपको आगे बताएंगे। और मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को अब दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। आइए अब आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या। तो जवाहरलाल नेहरू ने साल 1938 में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था। नेशनल हेराल्ड का संचालन एसोसिएट जर्नल यानी एजेएल करता था और एजेएल पर जवाहरलाल नेहरू का मालिकाना हक नहीं था, क्योंकि इसे शुरू करने में 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल थे। अब आते हैं वर्तमान केस पर। देखिए, 2002 में कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, जो गांधी परिवार के बेहद करीबी थे, उन्हें एजेएल का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन 2008 में नेशनल हेराल्ड को भारी नुकसान हुआ और अखबार बंद कर दिया गया। उस समय नेशनल हेराल्ड चलाने वाले कंपनी जो एजेएल थी, उस पर 90 करोड़ का कर्जा चढ़ चुका था। बहुत ध्यान से सुनिए। इस बीच साल 2010 में 5 लाख रुपए से यंग इंडियन नाम की एक अलग कंपनी बनाई गई। इस कंपनी के 38% यानी 38% शेयर राहुल गांधी के पास थे। इसी तरह 38% शेयर उनकी मां सोनिया गांधी के पास थे। अब बचे 24% शेयर। ये 24% शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास थे। इसके बाद बीच में आती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को एजेएल की 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से एजेएल को 90 करोड़ रुपए का 90 करोड़ का लोन दे दिया। अब मामले ने घोटाले का रूप तब लिया जब एजेएल ने 90 करोड़ के शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडियन को दे दिए। इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का लोन चुकाना था, जो उसने एजेएल को दिया था। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का वो जो ऋण था, जो लोन था, उसे माफ कर दिया, जिसे यंग इंडियन को चुकाना था। यानी कि गांधी परिवार की 76% की हिस्सेदारी वाली कंपनी पर जो 90 करोड़ का लोन था, वो गांधी परिवार के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस ने माफ कर दिया। यानी गांधी परिवार ने गांधी परिवार का लोन माफ कर दिया। और ये सच आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सब मात्र 50 लाख रुपए के लेन देन पर हुआ। तो कहां तो आप 50 लाख रुपए हैं और कहां 90 करोड़ रुपए हैं। अब समझिए आगे का खेल, ये और खतरनाक है। इस पूरे खेल में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की यंग इंडियन को नेशनल हेराल्ड की सारी संपत्तियों पर पूरा नियंत्रण प्राप्त हो गया। और जानते हैं नेशनल हेराल्ड की देश भर में जो संपत्तियां हैं, उसका कुल मूल्य कितना है? इसका मूल्य है 2000 करोड़ रुपए। सोचिए, 50 लाख रुपए खर्च करके 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कंट्रोल हो गया। ईडी ने अपनी जांच से निष्कर्ष निकाला कि इन कदमों से कांग्रेस पार्टी के दानदाताओं को भी धोखा दिया गया, क्योंकि 90 करोड़ रुपए जो कांग्रेस ने कर्ज माफ किया, वो पार्टी को दानदाताओं से मिला था, चंदे के रूप में मिला था। और ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। ईडी का कहना है। और ईडी का कहना है कि नेशनल हेराल्ड को समाचार पत्र प्रकाशित करने के मकसद से भारत के कई शहरों में रियायती दरों पर, यानी कम कीमत में महंगी जमीन दी गई थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड ने 2008 में अपना प्रकाशन बंद कर दिया और कमर्शियल फायदे के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। और नेशनल हेराल्ड के नाम पर बनी इमारतों को किराए से चढ़ाकर, उसे किराए पर उठाकर मोटा पैसा कमाया जा रहा है। और प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो पहली चार्जशीट दाखिल की है, इसमें आरोपी नंबर 1 है
सोनिया गांधी। जी हां, आरोपी नंबर 1 है सोनिया गांधी और आरोपी नंबर 2 है राहुल गांधी और आरोपी नंबर 3 है सुमन दुबे और आरोपी नंबर 4 है सैम पित्रोदा। अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 4 किरदार है नेशनल हेराल्ड घोटाला केस के। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आइए, इसलिए अब आइए आपको बताते हैं कि आरोपी नंबर 3 सुमन दुबे और आरोपी नंबर 4 सैम पित्रोदा कौन हैं। तो सुमन दुबे गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं और कभी के पेशे से एक बड़े पत्रकार रहे। सुमन दुबे राजीव गांधी के बहुत गहरे दोस्त थे। तो आज जो पत्रकारिता पे सवाल उठाते हैं उन्हें ये सब मालूम होना चाहिए। और राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने इस पत्रकार दोस्त सुमन दुबे को पीएमओ में मीडिया एडवाइजर बनाया था। और 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी की दुखद हत्या हुई थी तब भी सुमन दुबे उनके साथ थे। और बाद में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सुमन दुबे राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी भी बन चुके हैं। और अब बात सैम पित्रोदा की, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। सैम पित्रोदा भी गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, राजीव गांधी के दोस्त थे और फिलहाल वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आए दिन अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। और आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को अंजाम देने के साथ ही धारा 70 यानी जिसमें कंपनियों द्वारा अपराध किया जाता है के तहत चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 4 के तहत आरोपियों के लिए कोर्ट से सजा की मांग की है और इस धारा के तहत 7 साल, जी हां 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो गांधी परिवार बुरी तरह से फंस चुका है। और उधर बीजेपी का कहना है कि नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति को गांधी परिवार के हाथों में पहुंचाने के लिए बहुत ही दिलचस्प तरीके से साजिश रची गई। इसे लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है और दोनों इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। बीजेपी ये भी पूछ रही है कि जिस अखबार को कांग्रेस पार्टी का पूरा संरक्षण प्राप्त था, आखिर वो पनप ही क्यों नहीं पाया। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक कॉरपोरेट षड्यंत्र किया गया, कैसे ये पूरी संपत्ति आ जाए परिवार के हाथ में। और एक बात को ध्यान रखा जाए कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? तो सरदार पटेल ने कहा था कि जिस तरह के लोगों से पैसा लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है। वो अखबार जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों का पूरा आशीर्वाद है, वो चल क्यों नहीं पाया? ये सवाल है ना, क्यों नहीं चल पाया? तो ये अखबार चलाने के लिए नहीं था, ये अखबार विज्ञापन बटोरने और सरकार से संपत्ति लेकर बिल्डिंग खड़ा करने का एक इंस्ट्रूमेंट था। तो गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड केस में बुरी तरह से उलझ चुका है और इसी वजह से कांग्रेस अब इसके लिए पूरी तरह से बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। वो इसे बीजेपी की राजनीतिक साजिश बता रही है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि अब हम आपको कांग्रेस के इन आरोपों का पूरा सच बताएं। तो आइए इस केस की टाइमलाइन को समझते हैं, जिससे काफी कुछ साफ हो जाएगा कि क्या ये बीजेपी की साजिश है या फिर राहुल और सोनिया गांधी अपनी गलती से इस केस में बुरी तरह से फंसे हैं। देखिए, इस नेशनल हेराल्ड केस को सबसे पहले 2012 में उठाया गया था और इसे उठाने वाले थे सुब्रमण्यम स्वामी। आपको ये पता होना चाहिए कि तब सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे और वो जनता पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी चला रहे थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। दरअसल 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने निजी कंपनी यंग इंडियन के जरिए
नेशनल हेराल्ड चलाने वाले एजेएल का अधिग्रहण कर धोखाधड़ी और जमीन हथियाने का, संपत्ति हथियाने का काम किया है। इसके बाद 2014 में ईडी ने इस केस की जांच शुरू की। ईडी ये पता लगाना चाहती थी कि इस केस में किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं हुई है। और 26 जून 2014 को कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को आरोपी के रूप में समन किया था और 19 दिसंबर 2015 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपियों को जमानत दे दी। यानी इस वक्त तक जब मैं आपके सामने बुलेटिन पढ़ रहा हूं तब तक सोनिया और राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं। और 12 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया राहुल के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस स्तर पर मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है और निचली अदालत में कार्रवाई जारी रहना चाहिए। और इसके बाद 1 जून 2022 को ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होने का नोटिस भेजा। वहीं 13 जून 2022 को राहुल गांधी दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पेश हुए। 26 जुलाई 2022 को सोनिया गांधी से ईडी ने 6 घंटे तक पूछताछ की। वहीं 3 अगस्त 2022 को ईडी ने दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया। जबकि पिछले साल यानी 2024 के अगस्त महीने में ईडी की टीम ने नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद 11 अप्रैल 2025 को यानी कुछ दिन पहले ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में संपत्ति रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी कर 661 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की। और अंत में 15 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील और कानूनी मामलों के जानकार विनीत जिंदल बता रहे हैं कि इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल को जो होगी उसमें क्या हो सकता है और उसके बाद इस केस का जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। आइए सुनते हैं एडवोकेट जिंदल से। 25 अप्रैल को अब कोर्ट ये देखेगा कि क्या इस मामले में जो केस डायरी चार्जशीट इनके समक्ष फाइल की गई है वो कॉग्निजेंस लेने के लिए, यानी कि इस केस को आगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्य एक्यूज जो है उनके खिलाफ चलाने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, उसको देखने के बाद यदि कोर्ट को लगता है कि ये पूरा मामला जो एविडेंसेस कलेक्ट अब तक किए गए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, उसमें किसी प्रकार से भी पीएमएलए के मामले बनता है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्य जो एक्यूज हैं उनको समन इशू किया जाएगा और कोर्ट में अपेयर होने के लिए डायरेक्शन दिया जाएगा। साथ ही साथ इन सभी लोगों को कोर्ट से बेल भी लेनी पड़ेगी। जाहिर है कि ईडी जो है वो बेल का अपोज करेगी और मुझे लगता है कि वो अपोज इस ग्राउंड पे कर सकती है कि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और कहीं ना कहीं जो एविडेंसेस जो हैं, जो विटनेस हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि अब चार्जशीट फाइल कर दी गई है, सबके सामने जो एक्यूज हैं उनके सामने उनके विटनेसेस के जो है चार्जशीट में नाम हुआ, तो कहीं ना कहीं वो इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डरा धमका सकते हैं। तो ये एक ग्राउंड लिया जा सकता है अगर बेल की डिमांड की जाएगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से। तो हमेशा से नेशनल हेराल्ड कहने को तो एक कंपनी चलाती थी और चलाती है, लेकिन इस पर कब्जा हमेशा नेहरू गांधी परिवार का ही रहा है। यानी नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक लाभ के लिए सभी का जुड़ाव नेशनल हेराल्ड से रहा है, पूरे गांधी परिवार का। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको नेशनल हेराल्ड का इतिहास विस्तार से बताया जाए। तो आइए जानते हैं नेशनल हेराल्ड का पूरा सफर। वो तारीख थी 9 सितंबर 1938, जब जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया। नेशनल हेराल्ड का संचालन एसोसिएट जर्नल यानी एजेएल करता था और नेशनल हेराल्ड पर जवाहरलाल नेहरू का मालिकाना हक नहीं था, क्योंकि इसे शुरू करने में 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल थे। लेकिन इसे हमेशा नेहरू के इशारे पर चलाया गया जब तक नेहरू प्रधानमंत्री थे। और खैर, नेशनल हेराल्ड की स्थापना के 4 साल बाद अंग्रेज सरकार ने 1942 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया, जो अगले 3 साल तक 1945 तक जारी रहा। और अगस्त 1947 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड बोर्ड के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अपने दामाद, इंदिरा गांधी के पति, राजीव गांधी के पिता
सोनिया गांधी के ससुर और राहुल गांधी के दादा यानी फिरोज गांधी को नेशनल हेराल्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। और नेहरू के निजी सचिव O.M. मथाई ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि फिरोज गांधी कंपनी चलाने में बहुत अच्छे नहीं थे और नेशनल हेराल्ड इसी वजह से आर्थिक संकट में फंस गया, इसलिए इसे जनहित निधि नामक एक ट्रस्ट में बदल दिया गया। और इस ट्रस्ट में भी नेहरू के परिवार का कब्जा रहा और इंदिरा गांधी जो उनकी बेटी थी नेहरू की और पद्मजा नायडू जो नेहरू की बेहद करीबी थी, ऐसे लोग इसके ट्रस्टी बनाए गए। और नेहरू के सचिव M.O. मथाई का ये भी आरोप है कि नेशनल हेराल्ड के लिए बड़ौदा के राजा प्रताप सिंह से उस समय 2 लाख रुपए की रिश्वत ली गई थी। जी हां, 2 लाख रुपए की रिश्वत। जब एक घटना सरदार पटेल को मालूम चली तो उन्होंने इसकी शिकायत नेहरू से की थी, लेकिन फिर भी यह रकम महाराजा बड़ौदा को वापस नहीं लौटाई गई। यानी जो माल एक बार आ गया तो आ गया। अब आगे सुनिए, आज राहुल गांधी बार बार अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं, लेकिन लोगों को यह पता ही नहीं है कि नेशनल हेराल्ड को आर्थिक लाभ दिलाने के लिए उस दौर में मफतलाल ग्रुप, टाटा ग्रुप और बिरला ग्रुप जैसे बड़े बड़े बिजनेस घरानों से मदद ली जाती थी। और विज्ञापन के नाम पर 1956 से 1957 के बीच महज एक साल में 8,42,000 रुपए जमा किए गए, जो आज के हिसाब में अगर उसको रकम को जोड़ें तो यह रकम करोड़ों रुपए में होती है। और अब और सुनिए, 1962 में नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए दिल्ली के पौष बहादुर शाह जफर मार्ग पर नेशनल हेराल्ड को करीब 15,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट दिया गया। और ये ज़मीन अखबार और प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए दी गई थी, लेकिन बाद में इसका कमर्शियल इस्तेमाल किया गया। इसकी जांच अब ईडी कर रही है। तो ये है नेशनल हेराल्ड का इतिहास। और बीजेपी भी नेशनल हेराल्ड के केस को शुद्ध बिजनेस ट्रांजैक्शन का मामला बता रही है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा है कि अगर यह मामला शुद्ध बिजनेस ट्रांजैक्शन का है तो कांग्रेस कैसे कह सकती है कि ईडी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है या किसी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार बंद होने का जिक्र करते हुए कांग्रेस की नीयत पर भी सवाल उठाया। नेशनल हेराल्ड केस भारत के इतिहास का बहुत विचित्र प्रकार का केस है, जिसमें कि कोई कंपनी जो कि 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई, जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अपने 50 साल के शासनकाल में अपनी विरासत को बचा नहीं पाई? 3 अखबार थे। यदि 10% कांग्रेस कार्यकर्ता भी इन अखबारों को खरीदने के लिए तैयार होते तो शायद उनके बंद होने की नौबत नहीं आती। ये मैंने प्रश्न इसलिए उठाया कि ये कांग्रेस की नीयत पर संदेह पैदा करते हैं। कांग्रेस की इस नीयत पर संदेह सिर्फ हमको नहीं है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेताओं को बहुत पहले से था। यह नेहरू जी के जमाने से ही था कि जो निवेश हो रहा है नेशनल हेराल्ड में वो बहुत मुनाफे का हो सकता है, ये गुड बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, कौन सा त्याग, कौन सा समर्पण, कौन सा योगदान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, या ये शुद्ध बिजनेस ट्रांजैक्शन का मामला है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये ईडी के परव्यू के बाहर है अथवा यह किसी प्रकार की राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित। अब सवाल नैतिक है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत के साथ खिलवाड़ किया है, यह रोग बहुत पुराना है और यह सत्ता के समय से ही चला आ रहा है। फिर कांग्रेस पार्टी कहेगी नेहरू को दोष दे रहे हैं। आज मैं पुनः कहना चाह रहा हूं, नेहरू को हम दोष नहीं दे रहे हैं। सरदार पटेल ने लिखा है, सीबी गुप्ता ने लिखा है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव, शिव प्रसाद गुप्ता और श्री प्रकाश जी का रेफरेंस है। कांग्रेस के लोगों को कान खोल के सुनना चाहिए। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने क्यों कसा शिकंजा। आपने दिया भारत का संविधान। देश अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाता है।
हमने आपके विचारों और विजन पर चलकर समावेशी भारत बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर भी बनाया है। आपको भव्य श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य था। हमने आपके जीवन पर आधारित पंच तीर्थ का निर्माण किया है। ये बाबा साहब की सत्य निष्ठा जिसकी वजह से वो भारतीयों के हृदय में आज निवास करते हैं। आइए बाबा साहेब की 135वीं जन्म जयंती पर विकसित भारत बनाने का संकल्प और मजबूत करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। है तो एक तरफ जहां नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ और भी कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ जहां चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, वहीं जमीन घोटाले मामले में गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से बुधवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ की और ये पूछताछ वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की ओर से 2008 में किए गए एक लैंड डील को लेकर की जा रही है। आज जब वाड्रा ईडी ऑफिस पहुंचे तो उनके साथ उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं। आज ईडी ने वाड्रा के साथ करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की और इसके बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि ईडी उन्हें कल फिर पूछताछ के लिए बुला रही है। मतलब कल भी उनसे ईडी यानी पूछताछ करेगी और मंगलवार को भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से कई घंटे तक पूछताछ की थी। इसे लेकर वाड्रा ने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। मैं हैरान था क्योंकि जिस विषय में मुझे बुलाया है इसके सवाल ऑलरेडी हमने 2019 में दिए हैं। मैं यही कहूंगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जो व्हाट्सएप बाहर निकलता है कि मैं अवॉइड कर रहा हूं, कभी भी अवॉइड नहीं करूंगा। मैं इस देश में हूं, कभी देश छोड़ के नहीं जाऊंगा। जितने सवाल हैं उसके जवाब दूंगा, तो कभी भी कोई इश्यू नहीं है। मैं यही कहूंगा कि मैं यहां पूरा स्ट्रांग हूं, मैं सारे जवाब दूंगा। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।